हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसिंग क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो इस वीडियो के इन तक बने रहिएगा पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो के इन तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। चलिए हम बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग होते हैं। आप लोग जानते होंगे बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग जो होता है ये ऊर्जा के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका, पूछा जाता है आपसे इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों में सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसका, शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब दाढ़ी बनाया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि दंत चिकित्सक जो होते हैं यानी दंत के डॉक्टर जो होते हैं वो आपको रोगी को देखने के लिए ये किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा, इसका जो क्या अर्थ है +1 ही होता है। क्यों होता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है +1 होने का अर्थ जो है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होता है उस वस्तु का साइज जो होता है दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। ओके, यानी कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। ओके, तो याद रखिएगा कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन +1 होने के का अर्थ जो होता है कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होता है उस वस्तु का साइज, ओके, नेक्स्ट आता उस वस्तु का साइज द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है, इसीलिए धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। तो ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ओके, यानी कि जब प्रकाश गुजरता है तो उसमें अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। ओके, यानी प्रकाश जो होता है सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, इसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता आपका कि सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पूछा जाएगा आपसे कि किसके परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं यानी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो दिया गया आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपको सेंड कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश की अपवर्तन के नियम को लिखें, यानी प्रकाश की अपवर्तन के नियम क्या हो गए ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, यानी प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ओके, उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। अपवर्तन के नियम के बारे में हम जान लेते हैं। अपवर्तन का जो नियम होता है ये आपको फर्स्ट नियम बताया गया आपको, आपतित किरण,
यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ओके, याद रखिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका सेकेंड नंबर, नेक्स्ट आता है आपको प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा प्रकाश से किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मैथ के जितने भी चैप्टर है उसका अगर फार्मूला रिवीजन करा दिया जाए जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो नहीं छूटे, तो इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। आपको जितने भी मैथ के चैप्टर है उस पर आपका एक फार्मूला का पूरा रिवीजन करा दिया जाए एक ही वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो बना दिया जाए तो इस पर आप लोग यस लिख सकते हैं कि मैथ का फार्मूला का रिवीजन करा दिया जाए, या आप यस लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए आपको अंतर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के बारे में पूछा रहा है, तो याद रखिए उत्तल लेंस जो में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी उत्तल लेंस जो होता है उसमें वास्तविक और आभासी, याद रखिएगा उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, याद रखिएगा उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में आभासी ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपको उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और लेकिन अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपका क्या है अंतर हो गया अवतल उत्तल में। ये इसका फिगर देख सकते हैं, फिगर देखिए, फिगर जो आपको कहेगा बनाने के लिए तो फिगर आपको अंतर जो स्पष्ट करना होगा उत्तल अवतल में, तो आप फिगर जरूर बना लीजिएगा पेंसिल से। ओके, ये आप देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है। ओके, ये उत्तल लेंस है, और ये आपको F1 है, ये F2 है, ये मुख्य अक्ष है। ओके, या तो अवतल लेंस हो गया, आपको अवतल लेंस इस टाइप का होता है। ओके, ये आपको दिया गया F1 दिया, F2 दिया गया, F1 दिया गया, मुख्य अक्ष दिया गया, इस टाइप का आपका ये फिगर है आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का वन विक्षेपण क्या है, इसके बारे में पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो याद रखिएगा प्रकाश का वन विक्षेपण के किसे कहते हैं। याद रखिए प्रकाश का वन विक्षेपण क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है, ये 7 रंगों में बैठ जाता है, 7 रंगों में क्या होता है विभक्त हो जाता है। ओके, जिससे प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग का सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक। लाल रंग क्या होता है सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक मुड़ता है। ओके, वर्ण क्रम को विबग्योर के द्वारा याद रखा जाता है। ओके, विबग्योर मतलब क्या होगा, वायलेट हो गया, इंडिका हो गया, ब्लू हो गया, ओके, ग्रीन हो गया। ओके, ये सारी आपका येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये आपको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी प्रकाश का जो विक्षेपण होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा यह निर्वाह या हवा में समान वेग के दूरी तय की जाती है। ओके, याद रख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है, और जो क्वेश्चन आपसे याद नहीं हो रहा है वो आपको 2 से 3 बार लिख भी लेना है। ओके, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अच्छा से आप लिख सके। ओके, नेक्स्ट आता है जब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में हम बात करें। देखिए, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उससे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की ज्या की तरफ मुड़ जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ओके, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, यानी रेलवे के सिग्नल जो होता है उसमें प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुई है क्वेश्चन। ओके, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण जो होता है सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का जो परिकिरण होता है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ जाता है। यानी रेलवे में जो सिग्नल लाल रंग का ही होता है, ये रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। ओके, और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई देता है। ओके, इसलिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, ये आसानी से आप
देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। देख लीजिए यहाँ पे आप अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। वहाँ पे लेंस था, यहाँ पे दर्पण है आपका। ओके, अवतल और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण का, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आगे आपको, जबकि पीछे बता चुके हैं। जबकि उत्तल दर्पण का अपसारित दर्पण कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के में क्या संबंध होता है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपको फिगर ही बनाना है, फिगर से आप इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ओके, अब पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो ये आपका वीडियो लंबा हो सकता है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और वीडियो को एक ऊपर लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। चलिए हम देख लेते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया इत्यादि, इससे क्या होता है, विद्युत प्रभावित नहीं होती है। ओके, यानी ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि विद्युत विभव क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूछा गया आपसे विद्युत विभव के बारे में। याद रखिए, इकाई आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई आवेशों को अनंत से किसी भी बिंदु को तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, विद्युत आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल बाय कूलम होता है, यानी कि वोल्ट, इसे वोल्ट से भी सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। याद रखिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए से सूचित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विद्युत बल्ब का एक स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप इस टाइप से विद्युत बल्ब का आप चित्र बना सकते हैं। ये हो गया आधार हो गया, ये चालक का टर्मिनल हो गया आपका, ये जो दिया रहता है इस टाइप का जो रहता है ये चालक का टर्मिनल होता है। ओके, ये तंतु होता है, ये चालक होता है, ये आपको दिया गया जो ये आपको फिलामेंट है। ओके, ये फिलामेंट है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम। इसमें दिया गया आपको विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, घरों में बिजली से चलने वाले संयंत्रों के सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाए जाते हैं। ओके, ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इसका दिया गया आपको। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि कूलाम नियम क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम का नियम क्या था, याद रखिएगा, कुल दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होती है। माना कि दो आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है, उनके बीच लगने वाला बल F है, तो क्या कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R² होगा। जो फार्मूला में जो आपका डिफिनेशन में दिया गया उसी का आपको ये आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है। F समानुपाती Q1 Q2 बटे R², जहाँ F है क्या, समानुपातिक स्थिरांक है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ये आसानी से आप देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम होता है, और एक कूलम आवेश बराबर 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन के आवेश से तुल्य होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। याद रखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा, दिया गया आपको बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार आता है। ओके, यानी बल्ब का जो अंदर होता है टंगस्टन का तार होता है, जो फिलामेंट होता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर वो जो फिलामेंट होता है उसमें जो आपका उत्पन्न ताप होता है उसी के कारण आपको क्या होता है, आपका रोशनी देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा, यानी कि अगर बल्ब में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो क्या ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगी। और यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस यानी कि N2 और आर्गन, यानी कि इसके गैस N2 हो गया, AR हो गया, आर्गन हो गया आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। किसी छड़ के चुम्बक के चारों और चुंबकीय बल रेखा दिखावे, यानी किसी छड़ के चुम्बक के चारों और चुंबकीय बल रेखा दिखावे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, इस टाइप से आप दिखा सकते हैं एरो देके। ओके, इस टाइप से आप एरो देके दिखा सकते हैं।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाइए कि काफ़ी पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाएगा। ओके, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको चित्र में चुंबकीय बल रेखा को दिखाया गया, यानी ये चित्र जो है ये आपको चुंबकीय बल रेखा को दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिणी हस्त नियम, यानी कि दक्षिणी वस्त नियम और वाम हस्त नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। पूछा गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए, तो याद रखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे के परस्पर लंबवत फैलाए यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा में प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये फिगर आप लोग को जरूर बनाना है। ओके, ये फिगर का प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोगों के। ओके, चलिए देख लेते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो गया ये आपका। चलिए हम देख लेते हैं। पूछा गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम, ये आपको क्या था आपका, ये आपको वाम था, ये आपको दक्षिणी हस्त अंगूठा नियम है। ओके, ये आप दक्षिणी हस्त अंगूठा नियम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, पूछा गया जब दाहिनी हाथ तर्जनी अंगुली मध्यमिका अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैला कर रखा जाता है कि 3 उंगलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो और तर्जनी अंगुली चुंबकीय बल की दिशा की और अंगूठा चुंबक की गति की दिशा की ओर इंगित करे तो वो मध्यमिका अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। ओके, ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम हो गया। ओके, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये आपका अंतर पूछा गया है, तो इससे पहले भी हम लोग बात किए हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में, तो ये आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। ओके, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दूरदृष्टि दोष में आपका क्या हो, ये दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। चलिए हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। याद रखिएगा इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखती है। ओके, नहीं देख पाता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, इसलिए दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। ओके, देख लेते हैं इसके दोष का निवारण का क्या क्या कारण है। ओके, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है और यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पे बनाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं समंजन क्षमता क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वैक्स में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। असामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। ओके, तो आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में अंतर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है आपको नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ओके, और दूर दृष्टि में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है निकट दृष्टि में, और दूर दृष्टि में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। ओके, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या दूर दृष्टि दोष क्या है, ये कितनी प्रकार का होता है, ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, ये आपका इसका प्रकार है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा दृष्टि दोष भी आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जरा दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि में अंतर पूछे, ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि मनुष्य का जो आंख होता है उसका चित्र बनाकर उसकी रचना व कार्यविधि का वर्णन करने के लिए पूछ रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। दृढ़ पटल मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है और जो बाहर से एक दृढ़ और पारदर्शी श्वेत पटल से ढका रहता है, जिससे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्रों की क्या होती है कि रक्षा होती है। ओके, आपको दृढ़ पटल जो होता है आपको अपारदर्शी, उससे क्या नेत्र की रक्षा होती है। चलिए हम देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका आँख का चित्र है। ये आसानी से ये आप लोग फिगर बनाइएगा तभी आपको नंबर दिया जाएगा, तो फिगर आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ओके, ये जो आपका है ये क्या है, आपका स्वच्छ मंडल है। ये आपको परितारिका है, ये जो आप देख रहे हैं ये परितारिका है। ओके, ये आपको कचाव, इसमें कचाव दर्भ भरा रहता है। ओके, इस आँख में जो होता है आपको कचाव दर्भ भरा रहता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये आपका क्या है,
दीर्घ तंत्रिका, ओके ये आपका दृष्टि पटल है, ओके ये आपका क्रिस्टलीय लेंस है, ये पक्ष मापी पेशिया है, यहाँ पे जो रहता है आपका इस टाइप का, ये आपको नेत्रोद है, ये आपको जो यहाँ रहता है ये आपको क्या है, नेत्रोद है, ये पुतली है, ओके ये पक्ष मापी पेशिया, ओके आसानी से आप ये आपको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ओके चलिए देख लेते हैं इसका हम कॉर्निया किसे कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कॉर्निया जो होता है आपको ये दृष्टि पटल के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करते हैं, लेकिन कॉर्निया से ही होकर नेत्र में प्रकाश होकर प्रवेश करता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइरिस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। पर्दा के पीछे जो होता है आपको कॉर्निया के पीछे जो होता है एक रंगहीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुतली, ये क्या होगा, पुतली होगा या नेत्र तारा होगा। पर्दे के पीछे एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, ये गोल तथा काला दिखाई देता है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में आप छोटी हो जाती है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेत्र लेंस क्या होती है। पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है जो कि पारदर्शी जीवित पदार्थ का बना होता है। नेत्र लेंस के पीछे पिछले भाग की वक्रता से बड़ी होती है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कचा द्रव के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कचा जलीय द्रव या कचा द्रव कहते हैं इसे। कॉर्निया एवं लेंस के बीच एक नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसके अपवर्तना क्या होता है 1.336 होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। लेंस के पीछे एक और पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसका अपवर्तना भी 1.336 होता है, इसे कचा द्रव कहते हैं। और क्लोराइड जो होता है आपको ये दृष्टि पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की होती है। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दृष्टि पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश के शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, इसे क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिना के बारे में बात करते हैं। देखिए रेटिना जो होता है आपको क्लोराइड झिल्ली के नीचे नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना की बहुत सी प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ओके ये आप लोग जो है 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। या आँख का फिगर, ओके ये आपने से पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम तो क्या कार्य क्या होता है, आँख का कार्य क्या होता है, ये कार्य भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों में निर्भर करता है, ये पूछा गया आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में धारा कम करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं, यानी विद्युत परिपथ में जो है धारा को कम करने के गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। यह गुण तार के अंदर और सेल के अंदर भी होता है और किसी तार में प्रतिरोध के गुण के कारण इसे प्रतिरोधक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर, किसी प्रतिरोधक का जो प्रतिरोधक किसी बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तार की लंबाई पर निर्भर करता है, आपका तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर निर्भर करता है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं तार के पदार्थ की प्रकृति, जिससे इस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को सामान्य चीज पी से सूचित किया जाता है। ओके चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या होता है, आर बड़ा होता है पी गुना 1/a, जहाँ पी क्या है प्रतिरोधकता है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम प्रतिरोध का ऐसा मात्रा जो होता है ये आपको ओम होता है तथा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है ओम मीटर होता है। ये तरह ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध का मात्रा जो होता है ओम होता है और प्रतिरोधकता जो मात्रा होता है जो आपको ओम मीटर होता है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना को समझा, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना जो होता है उसको समझाने के लिए बोल रहा है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ओके इसका फिगर भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ये जो आपका है ये आपका AB है। ओके ये आपका क्या है गैल्वेनोमीटर है जिससे सूरज करता है, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ओके ये आसानी से बना सकते हैं इसका फिगर भी। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत परिपथ में काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। विद्युत परिपथ में जो होता है कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ये इसके बारे में बताया गया है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है डायनेमो क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायनेमो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करिए। ओके ये आपके क्या होगा, ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपको फिगर दिया गया डायनेमो का। ओके चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पूछा क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, ये भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। ओके ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सभी का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए एवं सिद्धांत एवं कार्यविधि को लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके चलिए देख ये आपका फिगर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है आपका विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करता है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चालक
अचालक तथा अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग जरूर है पढ़ लीजिएगा। चालक के बारे में दिया गया, अचालक के बारे में दिया गया, अर्धचालक के बारे में दिया गया है। ओके, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन लास्ट था। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो आपको है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया गया आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैथ का जितने भी चैप्टर है उसका अगर पुराना रिवीजन करा दिया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में।